दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रशांत किशोर के बारे में, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से प्रशांत किशोर की जो नई पार्टी बनने वाली है जन स्वराज के नाम से, उनकी चर्चा ज़ोरों शोरों से है कि क्या वे 2025 में जो बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें वे बड़ा खेला कर सकते हैं। खेला करने का अर्थ है कि वे बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं, या तो एनडीए को पहुंचा सकते हैं या महागठबंधन को पहुंचा सकते हैं। क्या प्रशांत किशोर एक एक्स फैक्टर बन के सामने उभरने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में? आज हम लोग इसी मुद्दे पे चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, प्रशांत किशोर जो हैं वे एक राजनीतिक रणनीतिकार माने जाते हैं। वे जब से भारत आए हैं तब से वे विभिन्न राजनीतिक दलों के लिए कैंपेन कर चुके हैं। सबसे पहले उन्होंने 2012 में नरेंद्र मोदी के लिए, गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए उन्होंने नरेंद्र मोदी के लिए कैंपेन किया था। उसके बाद वे 2014 के लोकसभा चुनाव में भी नरेंद्र मोदी के लिए कैंपेन किए थे, जिसके बाद उनकी जो चर्चा है वो पूरे भारत में ज़ोरों शोरों से होने लगी, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से नरेंद्र मोदी के कैंपेन को डिज़ाइन किया था, उनको लेकर के ये चर्चा पूरे भारत में थी कि वे एक नई तरीके की रणनीति बना रहे हैं। पूरे भारत में लोग उनके मॉडल को फॉलो करने लगे। सबसे पहले उन्होंने सोशल मीडिया का जो यूज है और इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं, इसके बारे में सबसे पहले लोगों को पता चला 2014 के लोकसभा चुनाव में। उन्होंने उस समय फेसबुक हो, ट्विटर हो या यूट्यूब हो, विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन्होंने नरेंद्र मोदी के लिए एक हाइप क्रिएट किया। जहाँ भी जाइए वहाँ पे नरेंद्र मोदी दिखाई देते थे। उन्होंने जिस तरीके से उनका जो स्लोगन था वो डिज़ाइन किया था, उसको लेकर के भी काफ़ी चर्चा ज़ोरों शोरों से हुई। उसके बाद वे 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के साथ आ गए और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के लिए उन्होंने कैंपेन किया, जिसमें उनको जीत हासिल मिली। महागठबंधन की सरकार बन गई, वो भी पूर्ण बहुमत के साथ बन गई। फिर उन्होंने अलग अलग पार्टी, जैसे आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी हो गए, पंजाब में कांग्रेस हो गई, यूपी में कांग्रेस के लिए उन्होंने कैंपेन किया, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। फिर ममता बनर्जी की पार्टी के लिए उन्होंने विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ काम किया है। इसके बाद उन्होंने नीतीश कुमार की पार्टी ज्वाइन की और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बनाए गए। लेकिन कुछ ही सालों बाद वे जेडीयू के अंदर जो आंतरिक कलह थी उसके कारण वे जदयू छोड़ दिए और उसके बाद उन्होंने जन स्वराज के नाम से उन्होंने पद यात्रा स्टार्ट की, जिसकी चर्चा पूरे भारत में ज़ोरों शोरों से हो रही थी। अभी वर्तमान में जन स्वराज 2 अक्टूबर को एक पार्टी का रूप लेने वाली है। तो इसी पार्टी को लेकर के प्रशांत किशोर ने ये दावा करना शुरू कर दिया है कि ये पार्टी 2025 के विधानसभा चुनाव में 243 सीट पर लड़ेगी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। तो क्या प्रशांत किशोर इस विधानसभा चुनाव में सफल रहते हैं, ये देखने वाली बात होगी। इसी प्रकार अभी वर्तमान समय में भी सोशल मीडिया के सहारे ही एक हाइप क्रिएट किया हुआ है कि जन स्वराज जन स्वराज जन स्वराज, जिससे लगता है कि जैसे कि वे पूर्ण बहुमत के साथ आ जाएंगे। लेकिन विभिन्न राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जिस तरीका से प्रशांत किशोर इतना हाइप क्रिएट कर रहे हैं, ज़मीन पे उतनी पकड़ उनकी नहीं है। भले ही वो पदयात्रा में विभिन्न जिलों को कवर कर लिए, लगभग उनका कहना है कि अभी तक 20 से 22 जिला को उन्होंने कवर किया, प्रत्येक गाँव में जा कर के बात की है। और सोशल मीडिया पे का जो है इंटरव्यू भी आता है, जिसमें वे बोलते हैं कि मैंने इतने लोगों को अपने साथ जोड़ा है, हम इस सरकार में आ रहे हैं। तो विभिन्न राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये ऊपरी बातें हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि प्रशांत किशोर अगली बार सरकार बनाने जा रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप पूरे इंडिया में जितने भी नेता हैं जो कि नीचे से उठ करके ऊपर की तरफ आए हैं, उनको कम से कम 20 से 25 साल राजनीति में देने के बाद ही वो एक मुकाम तक पहुँचे हैं। चाहे नीतीश कुमार हो, रामविलास पासवान हो, लालू यादव हो या सुशील मोदी हो, या जितने भी नेता हैं वे नीचे से ऊपर उठ करके आए हैं और इसमें उनको समय लगा। एज ए ब्रांड, एज ए चेहरा बनने के लिए, एक सीएम फेस बनने के लिए उनको मेहनत करनी पड़ी है। ऐसा प्रशांत किशोर के साथ नहीं है। उन्होंने सिर्फ 2 साल मेहनत की है और इस बदौलत वे कहते हैं कि मेरी पार्टी जो है जन स्वराज जो बनने वाली है 2 अक्टूबर को, वो सत्ता में आ जाएगी। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो 2025 के विधानसभा चुनाव में सत्ता में आने वाले हैं। सभी लोग केजरीवाल मॉडल पर प्रस्तुत करते हैं कि 2011 में उन्होंने आंदोलन किया और 2014 में दिल्ली में
अरविंद केजरीवाल की सरकार बन गई, लेकिन ऐसा नहीं है। अरविंद केजरीवाल 2000 ईस्वी के बाद से ही उन्होंने विभिन्न आंदोलनों में भाग लेना शुरू कर दिया था। वे किसी पार्टी के लिए कैंपेन नहीं कर रहे थे, वे खुद को अब दिल्ली में एस्टैब्लिश करने के लिए छोटे छोटे जो आंदोलन होते थे उनमें वे भाग लिया करते थे। वे भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू से ही कैंपेन किया करते थे। प्रशांत किशोर जो अभी वर्तमान में आए हैं, वो इस प्रकार से कभी भी किसी भी आंदोलन में सक्रिय भूमिका नहीं निभाए हैं। तो इस बात को आपको एक्सेप्ट करना होगा कि जिस प्रकार से सोशल मीडिया पे ये हवा बनाई जा रही है कि प्रशांत किशोर इतनी सीट लेकर के आएंगे, उतनी सीट लेकर के आएंगे, सरकार बना लेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। ये विभिन्न राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है। तो प्रशांत किशोर फिर इतना खर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनकी पार्टी के पास बहुत पैसा है, ऐसा बोला जा रहा है कि उनके पास बोला जा रहा है कि 5000 करोड़ है, कोई बोला 10,000 करोड़ है, वो इस पैसा को खर्चा कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप पैसा खर्चा नहीं करेंगे तो आपके साथ कौन जुड़ेगा? अभी के वर्तमान जो राजनीति की परिस्थिति है उसमें अगर आप किसी को कुछ फ़ायदा नहीं देंगे तो आपके लिए कौन काम करेगा? जो विभिन्न पार्टियां हैं बिहार में, जो एस्टैब्लिश पार्टी है, उनके विभिन्न कार्यकर्ता बूथ लेवल पे जाकर के घर घर जा कर के पिछले 25 साल 30 साल से जो उन्होंने अपने कार्यकर्ता का जो मनोबल बढ़ाया है, उसके कारण वो पार्टी अभी बिहार में स्थित है। चाहे आरजेडी हो, चाहे नीतीश कुमार की पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे रामविलास पासवान की पार्टी हो। ऐसा नहीं है कि वो 2-3 साल पहले आए, खड़ा हो गए और चुनाव लड़के सरकार बना ली, ऐसा नहीं होता है। तो ये देखने वाली बात होगी कि क्या प्रशांत किशोर इस अपने आप को एज ए पॉलिटिकल फिगर या कहें तो सीएम फेस, वो तो बोलते हैं कि मैं सीएम बनने नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आप ये मान के चलिए कि कोई भी व्यक्ति जो पैसा खर्चा करता है वो ऐसा नहीं हो सकता है कि वो खुद सीएम नहीं बनेंगे। अगर वे नहीं भी बनेंगे तो उनकी सीएम पे पूरी पकड़ होगी, ये आपको मानना पड़ेगा। तो ऐसा कहना कि प्रशांत किशोर एक बार में ही बना लेंगे, सरकार बना लेंगे, ये कर लेंगे, ये थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। तो सबसे बड़ा सवाल है कि प्रशांत किशोर फिर क्या करेंगे? अगर उनको कितनी सीटें आ सकती है या कहें तो कितने % वोट शेयर आ सकता है? तो देखिए दोस्तों, मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर आरजेडी को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू का जो वोट बैंक है, अगर वो उनसे नाराज अगर होता है तो वो आरजेडी के पास जा सकता था। लेकिन अगर वो आरजेडी के पास नहीं जाता है किसी भी कारणवश, जो पिछले 15 या 20 साल में जितनी जब आरजेडी की सरकार थी तो उनके उस समय जो माहौल था उसको देख करके बहुत सारे लोग जेडीयू और बीजेपी की तरफ शिफ्ट किए थे। लेकिन अगर वो इन जेडीयू और बीजेपी से कोई नाराज़ है तो वो आरजेडी की तरफ जाने वाला था, वो उधर नहीं जा करके हो सकता है प्रशांत किशोर को वोट दे दे। तो इससे ज़्यादातर नुकसान आरजेडी को होने वाला है। इसीलिए आरजेडी ने कुछ महीने पहले जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह, उन्होंने एक बयान जारी करके या कहते एक लेटर जारी करके विभिन्न नेताओं से उन्होंने कहा था कि वे प्रशांत किशोर की पार्टी ज्वाइन ना करें। तो इससे सबसे ज़्यादा दर्द जो है आरजेडी को है। विभिन्न राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि प्रशांत किशोर ज़्यादा से ज़्यादा पूरे बिहार में 5% जो वोट है वो ला सकते हैं। हो सकता है कि उनको कुछ सीटें भी मिल जाएं। इसका खुलासा तो अभी तक कोई कर नहीं सकता है, क्योंकि अभी बिहार विधानसभा चुनाव में लगभग साल भर का समय बचा हुआ है। तो ये कहना कि प्रशांत किशोर साल भर में ऐसा कुछ जादू कर देंगे जिससे उनकी सरकार बन जाएगी, ये भी अतिशयोक्ति होगी। देखिए प्रशांत किशोर की आगे रणनीति क्या होती है, वे क्या किंग मेकर की भूमिका निभाना चाहते हैं। बात तो ऐसे चल रही है कि वे इंतजार कर रहे हैं कि जब चुनाव की घोषणा हो तो जब विभिन्न राजनीतिक दलों से जो पार्टी से नाराज़ चल रहे हैं नेता इधर से उधर होंगे तो हो सकता है कि प्रशांत किशोर की पार्टी ज्वाइन कर ले, जो पूर्व विधायक हो या जो इस बार विधायक का पत्ता कटने वाला है उनको हो सकता है कि जन स्वराज अपने इधर ले लें, और तब उससे जो थोड़ा सा उनको वोट मिल जाएगा उससे हो सकता है कि वो कुछ सीट जीत जाएं। क्योंकि 7% वोट लेकर के चिराग पासवान ने पिछली बार 1 सीट मात्र जीता था। और इसका सबसे बड़ा कारण था कि जो नीतीश कुमार को वोट मिलने वाला था, या कहे तो जो कि पूरे एनडीए को एकरूपता के साथ वोट मिलने वाला था, वो वोट चिराग पासवान ने काट लिया और नीतीश कुमार को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। और ऐसा भी नहीं है कि नीतीश कुमार को अगर 40 सीट का नुकसान हुआ तो वो 40 सीट चिराग पासवान ने जीत लिया हो।
आप जानते ही हैं कि चिराग पासवान ने मात्र 1 सीट जीती थी, वो भी बाद में जाकर के नीतीश कुमार के साथ उनकी पार्टी में शामिल हो गए थे। तो इसी तरीक़ा से प्रशांत किशोर के साथ भी मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है कि वो मान लीजिए कि 5%, 7%, 10% तक वोट शेयर ला सकते हैं, लेकिन जहाँ तक सीट की बात है तो वो ज़्यादा सीट नहीं जीतने वाले। अभी जो वर्तमान में सिचुएशन है, ऐसा भी चर्चा चल रही है कि दिल्ली के साथ बिहार के विधानसभा चुनाव भी हो सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार का मानना है कि वो जल्द से जल्द बिहार में विधानसभा चुनाव चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने पिछले कुछ महीनों में बहुत सारे ताबड़तोड़ दौरे किए हैं, जहाँ पे उन्होंने विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास किया है। जो योजना पेंडिंग पड़े थे उनको आगे की तरफ बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। बहुत सारे योजनाओं की समीक्षा की है, जिससे तो ये साफ लगता है कि बिहार में विधानसभा चुनाव हो सकता है कि समय से पहले हो जाए, हो सकता है 6 महीना पहले हो जाए। तो ऐसी कुछ दिन पहले चर्चा थी या खबर से निकल कर सामने आ रही है कि बिहार में जो विधानसभा चुनाव है वो दिल्ली के साथ हो सकते हैं। दिल्ली में जनवरी फरवरी में शायद चुनाव होने वाले, उसी के साथ बिहार में भी विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। तो देखिए प्रशांत किशोर जो 2 अक्टूबर को पार्टी बनाने वाले हैं, तो क्या उसके बाद उनकी रणनीति रहती है। ऐसा तो देखने में आ रहा है कि वो उनके जो कार्यकर्ता हैं वो घर घर जा रहे हैं, विभिन्न पंचायतों में जा रहे हैं, विभिन्न लोगों से मिल रहे हैं। तो किसी के यहाँ पे कोई जाता है तो बोल ही देता है कि हाँ हम आपको वोट देने वाले हैं, लेकिन ये वोट में तब्दील होगी या नहीं होगी, ऐसा मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होगा। आज तक प्रशांत किशोर ने कोई बड़ी रैली भी नहीं की है जहाँ पे 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख लोग जुटा पाए हों। उन्होंने सिर्फ छोटे छोटे सभागार किए हैं। तो ये भी देखने वाली बात होगी कि वो कितने आदमी को जुटा सकते हैं, इस पे भी निर्भर करेगा। आप जानते ही हैं कि बिहार में जो आरजेडी का जो MY समीकरण है, मुस्लिम और यादव का जो गठबंधन है, वो पूरी तरह से आरजेडी के साथ एलाइड है। मुझे नहीं लगता है कि वो कहीं जाने वाले भी हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर का एक फोकस ये भी है कि वो चाहते हैं कि किसी भी तरह मुस्लिम को आरजेडी से अलग किया जाए और अपने साथ मिला लिया जाए। विभिन्न राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मुस्लिम भी, चाहे प्रशांत किशोर कितने भी जोर लगा ले, मुस्लिम भी आरजेडी के साथ छिटकने वाला नहीं है। तो वो किस बेसिस पे कह रहे हैं कि अपनी सरकार बना सकते हैं। और उन्होंने एक इंटरव्यू में दावा किया था कि वो 120 प्लस यानी कि 122 प्लस सीट जीत रहे हैं और पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं। कोई भी राजनीतिक दल जो लड़ने के लिए आता है तो वो तो बोलता ही है कि मैं इतना सीट जीत सकता हूँ, लेकिन चुनाव होता है तो उसके बाद जो एग्जैक्ट फिगर आता है उसके बाद पता चलता है कि उस पार्टी की कितनी हैसियत है। तो देखिए 6 महीना, 7 महीना या साल भर के अंदर विधानसभा चुनाव भी हो सकते हैं। तो उसके बाद तो ये पता चल ही जाएगा कि प्रशांत किशोर ने जितना सोशल मीडिया पे हाइप क्रिएट किया है वो सच है। तो ये देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों इस पे क्या सोचते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। क्या प्रशांत किशोर सत्ता में वापसी कर सकते हैं, या तो कहें कि सत्ता में आ सकते हैं पहली बार में ही। तो ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।